साथियों, कल से मेरा ये तीसरा चौथा प्रयास है वीडियो बनाने का। बार बार वीडियो बनाने का प्रयास कल से मैं कर रहा था और किसी कारणवश कुछ कभी इन्वर्टर डैमेज कर रहा था, कभी लाइट डैमेज कर रही थी। तमाम सारी बाधाओं के बाद आज हम जो है सुबह पुनः प्रयास कर रहे हैं वीडियो बनाने का। और हम लोग कभी इन छोटी छोटी बातों से हार नहीं मान सकते कि अगर कोई पेपर हमसे नहीं निकला तो मेरा जीवन ख़त्म हो गया, या हम इतने प्रयास कर रहे हैं और कल हम क्लास नहीं दे पाए तो हमारा सिलेबस नहीं ख़त्म होगा, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। हम लोग ऐसी विचारधारा के लोग हैं ही नहीं। हम निराला की धरती के लोग हैं, हम शिवमंगल सिंह सुमन की धरती के लोग हैं, हम गोपाल दास नीरज की धरती के लोग हैं। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कहा था, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ने के लिए। कितनी बड़ी बात शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो इसलिए प्रयास नई चेतना के साथ दोबारा शुरू करते हैं और हमारा काम ही है कि गुणवत्तापूर्ण सौम्य शालीन तरीके से गंभीर चिंतन के साथ आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना। और आप सभी ईमानदारों का ये काम है कि इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाना, क्योंकि जब जब रिवॉल्यूशन हुई है तब तब रिवॉल्यूशन में समाज के सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी जातियों ने सब कुछ ख़त्म करके मानवता को बल दे करके आगे बढ़ के काम किया है। हमारी विचारधारा में यह भी शामिल है कि जब हम देश की बात करते हैं तो हम छोटे होते हैं, जब हम उस देश के अंदर धर्म की बात करते हैं तो हम और छोटे होते हैं, जब हम इस देश के अंदर धर्म के अंदर किसी विशेष जाति की बात करते हैं तो हम और छोटे होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? और उस जाति में फिर कुल की बात करते हैं और छोटे होते हैं, कुल में परिवार की बात करते हैं और छोटे होते हैं, और परिवार में अपने खून की बात करते हैं और छोटे होते हैं। इसलिए हमारे मनीषियों ने कहा है, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, है ना। उदार चरित्र वालों के लिए तो यह संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार है। कल मैं टीजीटी के एक ग्रुप में हूँ, उसमें ज़्यादातर टीजीटी के सिलेक्टेड लोग हैं, हमसे प्रबुद्ध चिंतन करने वाले लोग भी हैं। किसी ने विदेश की एक छोटी सी क्लिप डाली, उसमें संभवतः इंग्लैंड वगैरह के बच्चे होंगे और वो बच्चे संभवतः शांति पाठ या गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें लिख के भेजा कि तुम लोग घंटी बजाते रहो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाते रहो, और हमारी सनातन संस्कृति विदेशों में तहलका मचा रही है। तो मैंने एक छोटी सी बात कही कि उसी में लिख के भेजा, और ये आप लोगों के साथ भी साझा करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। सनातन संस्कृति के यहाँ पर कम होने और आंग्ल भाषा या पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ने के पीछे का कारण क्या हो सकता है?
अगर हम विवेचना करें कि आंग्ल भाषा यहाँ ज़्यादा है और शांति पाठ भोजन मंत्र कम है, तो इसका सीधा मतलब है कि हम पढ़ाने वाले लोग उस विषय को बहुत रोचक नहीं बना पा रहे हैं। अन्य प्रकार की कई कांतियों में हमारी भाषा, हमारा संप्रेषण कहीं अधूरा है, कहीं कम चमत्कृत है, इसलिए वो प्रभाव नहीं बन पा रहा है जो प्रभाव ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का बन रहा है। समझना इसको इस लहजे से भी पड़ेगा कि हम कितने बड़े हैं, यह भी डिपेंड करता है। अगर हम इतने बड़े हैं कि हम संपूर्ण विश्व से जो कुछ भी अच्छा है उसे रिसीव कर सकते हैं, तो फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी बुरा नहीं है। बुरा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के साथ ओम भूर्भुवः स्वः का भूल जाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के साथ ओम दियो शांति का भूल जाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के साथ में कराग्रे वसते लक्ष्मी का भूल जाना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बुरा नहीं है। अगर हम इतनी छीड़ विचारधारा के साथ इस बात को सोचते हैं तो हम में कमजोरी है। अगर विदेशी नागरिक भारत से इतनी ईर्ष्या रखता होगा स्वाभाविक तौर पे, लेकिन यहाँ की संस्कृति में अगर फ़ायदा वो देख रहा है तो उसको वो एडाप्ट कर रहा है। इस बात को तो समझना पड़ेगा। चलिए फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स में हम सभी लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे थे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने न्यूटन का एक्शन रिएक्शन रूल देखा था, जिस एक्शन रिएक्शन रूल में कहा गया था कि जितनी क्रिया होती है उसकी विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि हम जहाँ पर अपना हाथ टिकाएंगे, वह वस्तु जिस पर हम हाथ टिकाएंगे वो हमारी भी वस्तु पर, हमारे हाथ पर भी उतना ही धक्का और उसी दिशा में मारेगी। इसको जब हम और गहराई में जा कर के इसे जब हम लागू करते हैं तो हमारी चिंता तब पैदा होती है जब हम पृथ्वी पे चलना शुरू करते हैं। पृथ्वी पे जब हम चलना शुरू करते हैं तो ऐसी दशा में पृथ्वी पर हम बल लगाते हैं, तो पृथ्वी हम पर भी बल लगाती है। अब प्रश्न इस बात का है, अगर पृथ्वी हम पर बल लगाती है और हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं तो दोनों फोर्स, नेट फोर्स 0 हो गए। हम चलेंगे कैसे पृथ्वी पर? यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कैसे आप चलते हैं, किस बल के कारण आप पृथ्वी पर चल पाते हैं? अपने बल के कारण चल पाते हैं या पृथ्वी द्वारा आप पर लगाए गए बल के कारण चलते हैं? किस बल के कारण आप पृथ्वी पर चलते हैं? टीजीटी की क्लास में इसका चिंतन आज हमें करना है। ठीक है, पृथ्वी की जब बात आई है तो हमें एक बात यहाँ पे और ध्यान आ रही है और हम आज उसको भी साझा करेंगे। वो ये बात है कि क्या F बराबर ma सार्वभौमिक है, सभी परिस्थितियों में सब जगह लागू होगा या नहीं लागू होगा, बात करेंगे। तो पहले तो आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जब हम चलते हैं तो हम चलते कैसे हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर कभी बच्चों को पढ़ाएंगे या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की एक्सप्लेन करेंगे तो बार बार हमारे मन में प्रश्न होगा कि कैसे ये पॉसिबल हो रहा है। हम पृथ्वी को इस तरह से शो करते हैं, ये मान लेते हैं हम पृथ्वी पर हैं, और मोस्टली ये माना जाता है कि जो हमारा सारा का सारा भार है वो पृथ्वी के सेंटर की ओर है, और पृथ्वी का सेंटर हमेशा एक क्षैतिज रेखा के लंबवत नीचे की ओर दिखाया जाता है। यानी हमारा फोर्स, जो हमारा भार है, जो हमारा वेट है, वो हमेशा एक क्षैतिज लाइन के लंबवत नीचे की ओर होगा। मतलब अगर हम यहाँ कहीं अपना सारा भार टिकाते हैं तो हमारा भार ऐसे होगा mg। अब आप ज़रा चलने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपकी क्लास के सामने चलने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं कैमरा में आ रहा हूँ बराबर। ऐसे आप चलते हैं, ऐसे आप देखिएगा
कि आप सीधे पैर नहीं रखते हैं, क्षैतिज में तिरछा पैर रखते हैं, कुछ एंगल बनाते हुए आप चलते हैं ऐसा, और कुछ एंगल मान लो वो F बल से आपने पृथ्वी को दबा दिया, mg भार ये है और इस mg के विपरीत दिशा में पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल आपको दबाएगा। ये वाला आपने लगा दिया है। इस बल एक तो इसने इसको बैलेंस करके रखा है। अभी रुक जाइए, इसको बाद में करते हैं। मान लीजिए एंगल आपका बना है थीटा और पृथ्वी ने प्रतिक्रिया बल इस तरह से अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी ने इस तरह से प्रतिक्रिया बल अप्लाई किया है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे R और F, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम यही बात तो पढ़ रहे हैं कि अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो फिर हम चल कैसे रहे हैं। तो रिएक्शन फोर्स अगर हम R माने तो इस रिएक्शन फोर्स के R को हम यहाँ दिखा लेते हैं। पृथ्वी का रिएक्शन फोर्स, हमने इसको पृथ्वी को दबाया है F फोर्स से, तो उसका जो रिएक्शन आया है वो आ रहा है। अब ये R इधर अगर हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो R cos थीटा आएगा, फ्रिक्शन जो भी अवेलेबल होगा, और इस R का एक कंपोनेंट होगा R sin थीटा। जो हमने F फोर्स लगाया था उसका रिजल्टेंट के रूप में पृथ्वी ने हम पर R फोर्स लगाया है, और उस R फोर्स के दो घटक हुए हैं। हम पृथ्वी के द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के घटक की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल का ये घटक है R cos थीटा और R sin थीटा। R sin थीटा ने हमारे भार को संतुलित करने का काम किया है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के द्वारा हमारा भार, प्रतिक्रिया बल के किसी एक घटक के द्वारा हमारा भार संतुलित हो रहा है। R cos थीटा अगर इस घर्षण बल से ज़्यादा है तो हम आगे चल पाने में सक्षम हैं। आपके द्वारा लगाया गया फोर्स पृथ्वी के द्वारा आरोपित आप पर फोर्स से संतुलित हो जाता है, लेकिन पृथ्वी के जो प्रतिक्रिया बल हैं या आपका जो फोर्स है उसको दो घटक होते हैं। एक घटक R cos थीटा होता है जो पृथ्वी की सतह के समानांतर होता है, दूसरा घटक R sin थीटा होता है जो पृथ्वी की सतह के लंबवत होता है। पृथ्वी की सतह के लंबवत घटक जो होता है वो आपके भार को संतुलित करता है। पृथ्वी की सतह के समानांतर जो घटक होता है वो इस फ्रिक्शन को देखता है, और मोस्टली हम पैर उठा उठा के रखते हैं, तो फ्रिक्शन से तो ज़्यादा हम फोर्स लगाते ही हैं, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ इंटरमिटेंट काम करता है। जैसे पैर उठा तो फिर फ्रिक्शन ख़त्म हो गया पृथ्वी और पैरों के बीच में। तो R cos थीटा के कारण हम चल पाने में सक्षम हो रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? किसके कारण चल पाने में सक्षम हो रहे हैं? R cos थीटा के कारण चलने में सक्षम हो रहे हैं। R cos थीटा में R क्या है? रिएक्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रतिक्रिया बल के एक घटक के कारण हम चलते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे द्वारा पृथ्वी पर बल लगता है या पृथ्वी द्वारा हम पर बल लगता है, तो आपका बल तो नीचे की ओर पृथ्वी को दबा रहा है। उसके भी कंपोजिशन होंगे, लेकिन प्रतिक्रिया बल का कंपोजिशन इस समय इम्पोर्टेंस रख रहा है। प्रतिक्रिया बल के एक घटक के कारण हम चल रहे हैं, और प्रतिक्रिया बल लगा कौन रहा है? पृथ्वी लगा रही है। तो पृथ्वी द्वारा हम पर बल लगाया जाता है। ये पृथ्वी पर चलने वाली किसी वस्तु के लिए यही बात संभव है। घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाता है कि या घोड़े द्वारा पृथ्वी पर बल लगाया जाता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर बल लगाया जाता है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी का भी कंसेप्ट आएगा, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन इसको हम समझते चलते हैं। ये है पैदल चलने की कहानी। पृथ्वी द्वारा हम पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। जब हम पृथ्वी को दबाते हैं तो पृथ्वी हमको दबाती है, हम पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, और उस फोर्स के एक घटक के कारण हम आगे चलना शुरू करते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी पर हम उठाते हैं, NCERT का क्वेश्चन है। NCERT दो फिगर देता है। एक फिगर उसने ये दिया,
ये एक दीवार है और एक बॉल इस दीवार में 90 डिग्री पर फेंकी जा रही है यू स्पीड से, और एक दूसरी दीवार है, वही मतलब सेम दीवार है, कंडीशन दूसरी क्रिएट की गई है। इस कंडीशन में बॉल 36 से 30 डिग्री के एंगल पर वही बॉल फेंकी गई है, बॉल चेंज नहीं है, और वो 30 डिग्री पर ही ऐसे बैक होती है, 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। बिलियर्ड की बॉल हम मान लेते हैं, और इसलिए हम बिलियर्ड की बॉल मान रहे हैं क्योंकि बिलियर्ड को पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है। इसका क्या काम है बात करेंगे अभी। बिलियर्ड की बॉल है और दोनों सेम बॉल्स हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दीवार द्वारा गेंदों पर आरोपित बल की दिशा। दीवार द्वारा गेंदों पर आरोपित बल की दिशा, इस पर भी यही पूछ रहा है। दोनों क्वेश्चन सेम है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आवेग। दोनों चित्रों का हमें आवेग बताना है, दोनों चित्रों में हमें इम्पल्स बताना है। तो फिर अगर हम एक और क्वेश्चन इसमें उठा लें, मान लीजिए इसका आवेग I1 है, इसका आवेग I2 है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है I1/I2 की कैलकुलेशन करिए। एक क्वेश्चन NCERT लेता है और NCERT एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी चीज़ों को प्रूफ करता है, यही कमाल है NCERT का। दीवार द्वारा गेंदों पर आरोपित बल की दिशा हमें बतानी है और इम्पल्स बताना है, इम्पल्स का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम इम्पल्स में आते हैं। इम्पल्स मीन्स आवेग, और हमने पिछली क्लास में आपको आवेग के बारे में बताया था। आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, डेल्टा P। संवेग परिवर्तन का मतलब बॉल के आते समय कोई संवेग होगा, फिर जाते समय कोई संवेग होगा, इन दोनों का अंतर अगर करेंगे तो आवेग आ जाएगा। यहाँ पर भी आते समय कोई संवेग होगा, जाते समय कोई संवेग होगा, इन दोनों का अंतर हम करेंगे तो आवेग आ जाएगा। तो अगर हम इसमें जाते समय इसकी स्पीड u है और यह बिलियर्ड की बॉल है तो आते समय भी स्पीड u होगी। अगर आते समय ये u है और टकरा रही है तो भी u स्पीड होगी उस दशा में जब ये बिलियर्ड की बॉल है और यहाँ जो टक्कर हो रही है वो कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। जो टक्कर हो रहा है वो कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो पहले फिगर में हम बात करेंगे, अगर हम जाने वाला सिर्फ संवेग देखें, मान लें इस बॉल का जो द्रव्यमान है वो m है, तो जाने वाला संवेग mu हो जाएगा। आने वाला संवेग क्या होगा, मास तो वही रहेगा। अब जो u है वो x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो इसलिए -u लेंगे, ये -mu आ जाएगा। अगर दोनों संवेगों को आपस में घटा दें तो आवेग हमें प्राप्त हो जाएगा पहले फिगर का। तो अगर हम इन दोनों को घटा दें तो I1 हमारा आ जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। I1 अंतिम संवेग है -mu, प्रारंभिक संवेग है mu, दोनों को घटाएंगे तो आएगा -2mu। -2mu का मतलब हो गया, माइनस का मतलब एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज की दिशा है। एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज की दिशा है। मोमेंटम चेंज को ही हम आवेग कहते हैं। तो अगर इधर दिशा है मोमेंटम चेंज की तो मोमेंटम चेंज का जो रेट होता है, मतलब अगर हम इसको डेल्टा टी से भाग लगा दें तो यही तो फोर्स होता है। तो इसका मतलब फोर्स भी कहाँ लगेगा, इस कंडीशन में इस गेंद में दीवार के लंबवत एक्स अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसमें फोर्स की भी दिशा आ गई, दीवार द्वारा गेंदों पर आरोपित बल की दिशा, तो इसमें तो गेंद पर आरोपित बल की दिशा आ गई है। इम्पल्स भी इसका कैलकुलेट हो गया है।
इम्पल्स का रेशियो तब आएगा जब इसका भी इम्पल्स आ जाए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉलो होती है, इसलिए फॉलो होती है क्योंकि अगर हम इसको ओरिजिन पॉइंट माने तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव माइनस वाई है, या इसको हम लोग माइनस को एक्स प्राइम भी बोलते हैं बीएससी की क्लासेस में, इसको वाई प्राइम बोलते हैं। तो ये वाई है, ये वाई प्राइम है, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम है। अब सेकेंड फिगर में हम चर्चा करना शुरू करते हैं। सेकेंड फिगर में मोमेंटम निकालने के लिए हम घटक करते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में कंपोनेंट होगा, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग में कंपोनेंट होगा। अगर हम इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में कंपोनेंट पहले देखें तो यहाँ पर आते समय और जाते समय, मतलब पी इनिशियल यानी पी प्रारंभिक और पी फाइनल यानी पी अंतिम, दोनों के दो घटक होंगे। तो पहले हम पी इनिशियल की बात करेंगे। पी इनिशियल में दो केसेस होंगे, एक तो पी एक्स होगा, दूसरा पी वाई होगा। पी एक्स क्या है तो आप ध्यान से देखिए, पी एक्स कहाँ है। पी एक्स का मतलब हो जाएगा एम यू कॉस 30 यू, इस इधर आएगा कॉस थीटा, एम यू कॉस 30, ठीक है। अगर हम पी वाई की बात करें तो पी वाई इसका जब आप कंपोजिशन करेंगे तो यू कंपोजिशन प्राप्त होगा, यानी इन द निगेटिव वाई एक्सिस। तो इसको हम लिख सकते हैं एम यू साइन 30, ये कंपोनेंट हो गया। स्पीड यू है तो यू ही लेंगे, जब ये उलट जाएगी तो फिर माइनस लेना शुरू करेंगे। अब इसमें पी फाइनल में जरा आइए, पी फाइनल में पी एक्स क्या लेंगे तो बेटा पी फाइनल में जो पी एक्स होगा वो पी एक्स क्या होगा, इधर होगा, मतलब कितना होगा माइनस, अपोजिशन में ठीक आ रहा है ना तो इसलिए हमने माइनस ले लिया, माइनस एम यू कॉस 30 और पी वाई प्राइम, सॉरी पी वाई में लेंगे, ये पी डैश एक्स प्राइम है। अगर अब इसका हम कंपोजिशन देखें तो इसका भी कंपोजिशन इधर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब उसका भी कंपोजिशन इधर था, इसका भी कंपोजिशन जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो इधर ही है, तो उसको भी हम लिखेंगे एम यू साइन 30। अब आप कहेंगे सर इसको माइनस क्यों नहीं लिया, ऊपर तो आपने माइनस लिया है, क्योंकि ये इसी दिशा में जब पहले कंपोजिशन लिया गया था तो भी यू लिया गया था, तो जब इसी दिशा में हम आ रहे हैं तो यू ही लेंगे, जब इसकी उल्टा दिशा में जाते तो माइनस यू लेते, जब ऐसे हम आ रहे हैं तो यू ले रहे हैं, तो जब हम ऐसे जा रहे हैं तो माइनस यू ले रहे हैं, जब हम ऐसे आ रहे हैं यू ले रहे हैं, तो जब हम ऐसे दोबारा आएंगे तो भी तो यू लेंगे। अगर ऐसे आने पर यू लिया था और ऊपर जाने पे माइनस यू लेना पड़ता तो हम माइनस यू जरूर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों के हम परिणामी निकालते हैं, पी वाई का परिणामी निकालेंगे और पी एक्स का परिणामी निकालेंगे, ठीक है ना। तो पी वाई का अगर हम परिणामी निकालें तो यहाँ पे जो पी वाई का परिणामी आएगा वो पी वाई रिजल्टेंट के रूप में अगर हम निकालें तो चूँकि बेटा दोनों पी वाई नहीं, ये एम यू माइनस का एम यू साइन, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो पी वाई आर अगर हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा एम यू साइन 30 ऊपर वाला, और ये स्पीड हाँ माइनस है तो माइनस ही, बिल्कुल सही बात है, माइनस ही लिया जाएगा। एम यू साइन 30 माइनस एम यू साइन 30, तो ये आ जाएगा पी वाई आर इक्वल टू 0, यानी फाइनली वाई एक्सिस के कंपोनेंट में कोई परिणामी नहीं आया है। ये उस समय थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, अगर ये माइनस यू है तो इसका कंपोनेंट माइनस के साथ ही लिया जाएगा, इस तरह से। अब ऊपर वाले का परिणामी आप निकाल लीजिए, एक्स आर,
एक्स आर का परिणामी क्या निकालेंगे? तो एक्स आर का परिणामी भी दोनों हम जोड़ेंगे, जैसे ही एम यू कॉस 30 और एम यू कॉस 30 का जब हम चेंज निकालेंगे तो इसका जो चेंज होगा वो आएगा माइनस एम यू कॉस 30 माइनस एम यू कॉस 30, तो आ जाएगा -2mu √3/2, ये कैंसिल, -mu √3 PXR। अब आप एक बात यहाँ समझ लीजिए, चाहो तो आप इस कंपोनेंट को पॉजिटिव भी ले सकते हो, और जब दोनों को घटाओगे PY और PY, चूँकि अंतर ही निकालना है, संवेग परिवर्तन निकालना है, तो PY फाइनली 0 आ जाएगा। या आप इसके साथ में माइनस लेना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। वैसे मेरी राय पहले वाली ही है कि आप जो है, अगर ये u इस कंडीशन में आया है तो उसको आप प्लस ही दिखाइए, क्योंकि पहले भी आपने उसको प्लस दिखाया था। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो रिज़ल्ट बनेगा वो फाइनली किस डायरेक्शन में बनेगा। जो रिज़ल्ट बनेगा वो फाइनली mu √3 का मतलब हुआ वो डायरेक्शन x एक्सिस की ही डायरेक्शन होगी। मतलब गेंद अगर इसमें तिरछा भी इस दशा में गिर रही है तो इसमें परिणामी संवेग परिवर्तन इसी लाइन से शो होगा। और ये ऐसे भी संभव है कि अगर इसे हम समांतर चतुर्भुज के नियम से डिफाइन कर दें तो ये समांतर चतुर्भुज के नियम से ही यही बात सही निकलेगी। ये देखिए, ये दो भुजाएं समांतर, ये दो भुजाएं समांतर, परिणामी यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कंपोजिशन से भी आप समझ सकते हैं। इसका कंपोजिशन आपने निकाल के देख ही लिया है, तो इसका कंपोजिशन से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर या फिर F = ma को लेकर के क्या केवल यह नियम कुछ विशेष कंडीशंस में लगता है, या फिर यह नियम सार्वत्रिक सार्वभौमिक रूप से सही है। तो जब हम रिलेटिविटी ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं, जब आप रिलेटिविटी ऑफ मोशन पढ़ते हैं, गति की सापेक्षिकता, तो वहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से दो भाग? एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम विराम में मानकर किसी पिंड की गति का अध्ययन करते हैं, वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम मूल बिंदु को मान लेते हैं कि यह मूल बिंदु अभी यहीं है, और कोई वस्तु पहले मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ थी, फिर यहाँ चली गई, तो उस मूल बिंदु की पॉइंट की जो पोजीशन है वो परमानेंट वहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर मूल बिंदु भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता और एक मूल बिंदु वहीं होता, तो अब जरा कल्पना करिए कि हम यहीं हैं, एक वस्तु गतिशील हो गई, आप यहाँ से पहले हमारे पास खड़े थे, फिर आप भी साथ में गतिशील हो गए, तो आपसे उस वस्तु की दूरी कम है लेकिन हमसे उस वस्तु की दूरी ज़्यादा है। तो अगर हमसे अध्ययन किया जाएगा तो उसका इनर्शियल फ्रेम में अध्ययन किया जा रहा है, अगर आपसे अध्ययन किया जा रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अध्ययन किया जा रहा है। न्यूटन के गति विषयक नियम केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए ही सही हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन के गति विषयक नियम सही नहीं है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम, अच्छा जब हम रिलेटिविटी में जाएंगे तो स्पीड वस्तुओं की बहुत ज़्यादा होगी, जब वस्तुओं की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो मॉस भी चेंज होगा, तो वहाँ पर F = ma
सही ढंग में लागू नहीं हो पाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि न्यूटन के गति विषयक नियम केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ही लागू होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति विषयक नियम लागू नहीं होते हैं। पृथ्वी, तुरंत दिमाग में हमारे पृथ्वी आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक तरह से वृत्तीय गति भी कर रही है और घूर्णी गति भी कर रही है। वृत्तीय गति इन द सेंस सूरज के चारों तरफ घूम रही है और अपनी धुरी पर भी वह घूम रही है, तो घूर्णन रोटेशनल मोशन कर रही है। फाइनली हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं वो ग्रह मोशनलाइज है, और अगर मोशनलाइज है तो हम सारे जगत, जितनी जगत जो पृथ्वी पर डिपेंडेड है दुनिया, वो सारी दुनिया एक साथ मूव कर रही है। इसलिए हम सब लोग विराम में दिख रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए पृथ्वी निर्देश तंत्र के रूप में कैसा निर्देश तंत्र होना चाहिए, तो कैसा निर्देश तंत्र होना चाहिए? चूंकि पृथ्वी तो घूम रही है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होना चाहिए। तो जब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पृथ्वी है तो पृथ्वी पर F बराबर ma क्यों सही हो रहा है? चूंकि पृथ्वी पर ही हर घटना घटित हो रही है, इसलिए पूरे गतिशील को ही हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान लिए, क्योंकि इसके बाहर कोई घटना नहीं हो रही है। जैसे हम यहाँ खड़े थे, कोई वस्तु गतिशील होके गई, आप लपक के वहाँ चले गए, तो दो स्थितियाँ पैदा हो गई, हमसे कुछ और उनसे कुछ और। लेकिन पृथ्वी तो परमानेंटली वैसी ही और सारी घटनाएं पृथ्वी पर हो रही हैं, इसलिए सारी घटनाओं के सापेक्ष पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में मानकर सवालों को हल किया जाता है। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी को कैसा निर्देश तंत्र माना जाना चाहिए, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाना चाहिए, जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन पृथ्वी पर खड़े होकर हम किसी फ्रेम को जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान सकते हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया ही घूम रही है तो उस घूमती हुई दुनिया पर हम एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र पैदा करेंगे और उसके सापेक्ष गति अध्ययन करेंगे। समझ आ रही बात कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम सर्किल वाले झूले पर बैठ जाते हैं और एक बच्चा दूसरा बच्चा जितनी दूरी पर बैठा है तो फिक्स उतनी दूरी पर बैठा है, उस समय वो जो भी गति करेगा, सर्किल घूमते हुए झूले पर है और सारे बच्चे उसी पे बैठे हैं, तो वो अगर कोई गति करेंगे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय ही माना जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो हाँ, लेकिन अगर उन्होंने उसी चीज़ को बाहर फेंका तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग एक झूले पे जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन झूला कर रहा है पृथ्वी, कुछ ऐसा मान सकते हैं। तो हम उसके एक चपटे भाग में बैठे हुए हैं और उसमें हम अगर कोई क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में ही करेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी को मान लिया जाए कि पृथ्वी के सापेक्ष अध्ययन करो, तो फिर वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो इसको आप समझ गए होंगे कि इसमें कंपोजिशन में हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो, क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हुए थे। ज़्यादा दिक्कत होने की कोई बात नहीं है। ये mu sin 30 कंपोनेंट नीचे आएगा, इसका भी mu sin 30 कंपोनेंट नीचे आएगा, लेकिन अगर आप माइनस लेंगे तो फिर इसको आप फाइनली जोड़ेंगे। समझ आ रही बात कि नहीं? ये बात है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे नियम से भी हम इसको लगा के देखें तो ये u है, ये माइनस u है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अगर इससे भी हम लगा के देखेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। ठीक, ये क्या है बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अब देखिए, इन दोनों के इम्पल्स का हमसे रेशियो पूछ रहा था, I1/I2, तो उसका इम्पल्स कितना था? -2mu। इसका इम्पल्स कितना है? -mu√3। कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये I1/I2 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 1.732 ये है, ऊपर 2 लिखा हुआ है तो भाग तो चला जाएगा। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन बिलियर्ड बॉल से रिलेटेड एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी। अच्छी प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने इसे पढ़ लिया। आगे हम बात करते हैं, और वो बात है हमारे दैनिक जीवन में होने वाले छोटे छोटे अनुभवों की। क्या अनुभव है?
एक जब पहली क्लास हम आपको पढ़ा रहे थे तो एक अनुभव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि मान लो आप साइकिल चला रहे हो, नो ये तय है, या कोई मशीन साइकिल चला रही, क्योंकि आप साइकिल चलाओगे तो फोर्स कभी कम ज़्यादा हो ही जाएगा, लेकिन अगर कोई मशीन साइकिल चला रही है, अगर कोई मशीन साइकिल चला रही है तो यदि मशीन साइकिल चला रही है तो वो एक प्रॉपर फोर्स दे रही होगी, उससे ज़्यादा न फोर्स कम होगा ना ज़्यादा होगा। और आप लोग अभी डबल बैठे हुए हैं साइकिल में, एक स्पीड से साइकिल चल रही है, सडनली धीरे से एक आदमी उससे उतर जाता है। अब आप बताइए उतने ही फोर्स को लगाने पर साइकिल की क्या स्पीड नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रश्न बनता है क्यों? क्योंकि फोर्स तो वही है, फोर्स इज नॉट चेंजिंग विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, देन व्हाई स्पीड इज इंक्रीजिंग? तो स्पीड इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि वजन कम हो गया है साइकिल से, आप ऐसा बोलेंगे। फिर उसी दो चीज़ों पे आते हैं, क्या? m गुणा v, जिसे आप संवेग कह रहे थे। पहले भी संवेग यही था, बाद में भी संवेग यही हो गया है, लेकिन स्पीड का फर्क हो गया है क्योंकि मॉस चेंज हो गया है। जब मॉस ज़्यादा था तो स्पीड कम थी, जब मॉस कम हो गया तो स्पीड बढ़ गई। यानी दोनों ही दशाओं में आप कह सकते हो कि जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में है। जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में है। पहले दो लोग बैठे थे तो वजन ज़्यादा था, स्पीड कम थी, तो वजन गुणा स्पीड वही आ रहा था। बाद में एक लोग उतर गए तो वजन कम हो गया तो स्पीड बढ़ गई, अगर फोर्स वही रखा जाए तो। मतलब ये कि बाहरी कोई फोर्स ना लगाया जाए तो किसी भी निकाय का जो लीनियर मोमेंटम है, जो संवेग है, वो हमेशा संरक्षित रहता है। लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसको मैं देख भी सकता हूँ, अगर यहाँ से हम एम बी देखें और इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो हम कहेंगे एम डी वी अपॉन डी टी, और ये क्या होता है? एक्सीलरेशन, डी पी अपॉन डी टी एफ। इफ़ एफ इक्वल टू 0, मान लो कोई बल ना लगाया जाए। कौन सा बल? संवेग को बदलने के लिए कोई ना बल लगाया जाए। जैसे यहाँ पे साइकिल जैसे पहले चल रही थी, बाद में भी उतने ही बल से चलाई जा रही, बल नहीं चेंज किया गया, लेकिन एक सवारी उतर गई तो स्पीड तो बढ़ जाएगी। तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी पी बराबर 0। व्हाट द मीन? मीन इज दिस दैट मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग। P2 बराबर P1 है। जो पहले इनिशियल पोजीशन में मोमेंटम था वही बाद में मोमेंटम है। मतलब अगर किसी निकाय पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो तो उसका जो मोमेंटम होता है, चेंज मोमेंटम जो होता है, वो 0 मोमेंटम चेंज होता है। मतलब देयर इज नो एनी चेंज इन मोमेंटम, अर्थात आवेग शून्य रहता है। अर्थात जब तक संवेग नहीं बदलेगा तब तक आवेग के आने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि संवेग का बदलना ही तो आवेग है। तो जब तक संवेग नहीं बदलेगा तब तक आवेग के आने का कोई प्रश्न नहीं बनता। दूसरा क्वेश्चन इसी में आप ले लीजिए। मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है जो बंदूक चला रहा है। कोई बंदा ऐसा है जो बंदूक चला रहा है, बंदूक प्लस बंदूक में उसमें गोली भरी हुई है, और हम देखते हैं कि गोली आगे चलती है तो बंदूक पीछे धक्का मारती है। सबने देखा है, और एक्शन रिएक्शन ना फॉलो हो रहा है। वहाँ पे बंदूक ने जितनी ताकत गोली पर लगाई, गोली ने उतनी ही ताकत बंदूक पे लगाई, और बंदूक बैक आ गई। हमारे हाथ ने उसको साध लिया, लेकिन धक्का तो लगता है। तो कहने का सेंस ये है कि वहाँ से भी क्या हम लीनियर मोमेंटम के बारे में जान सकते हैं? क्या वहाँ भी कुछ लीनियर मोमेंटम की कोई संकल्पना हो सकती है? तो आइए ज़रा उसको हम देखते हैं। दो बातें समझिएगा। एक तो गोली है,
और दूसरी बंदूक है। यह अभी विराम में है, यह अभी विराम में है। अभी इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब अगर इनमें हम फिलहाल फोर्स की बात करें या मोमेंटम की बात करें तो इसका भी मोमेंटम जीरो है, इसका भी मोमेंटम जीरो है, यानी पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है, जीरो है। बंदूक प्लस गोली का मोमेंटम कितना है, जीरो है। टोटल मोमेंटम P1 प्लस P2 इक्वल टू जीरो, कोई मोमेंटम नहीं है। बाद में मान लीजिए कि इसमें फोर्स F लगा आगे की तरफ, तो गोली बंदूक पे फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ। तो अगर इसे आप प्लस F लेंगे तो इसे आप माइनस F लेंगे। मान लीजिए डेल्टा टी टाइमिंग के लिए लगा है, तो डेल्टा टी टाइमिंग के लिए डेल्टा टी टाइमिंग हमने इधर लगा दिया। अब देखो F डेल्टा टी एग्जिस्ट कर रहा है, F डेल्टा टी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब संवेग बदला, संवेग बदलने के कारण ही तो आवेग आता है, और F डेल्टा टी आवेग है। तो जाहिर सी बात है पहले बंदूक रुकी हुई थी, बाद में गोली चली तो m गुणा u से संवेग आया। पहले संवेग जीरो था, अब संवेग आ गया, तो इसका मतलब आवेग आया वहाँ पे। तो यहाँ पर उसका जो मोमेंटम जो चेंज है वो F डेल्टा टी है, इसका मोमेंटम F डेल्टा टी है। सिस्टम जब पहले इनिशियल पोजीशन पे दोनों का मोमेंटम कितना था, जीरो, जब ना गोली बंदूक कुछ चल नहीं रहे थे। बाद में गोली आगे चली, बंदूक पीछे चली। अगर अब पूरे सिस्टम का फाइनली मोमेंटम देखा जाए तो हम कहेंगे F डेल्टा टी मोमेंटम इसका था और माइनस F डेल्टा टी मोमेंटम इसका था, तो कितना मोमेंटम आया, जीरो। परिवर्तन नहीं निकालना है, कुल संवेग निकालना है, अर्थात जोड़ेंगे हम। तो P फाइनल आ गया, P फाइनल, P इनिशियल, P इनिशियल भी जीरो है, P फाइनल भी जीरो है। क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि अगर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जो घटना वहाँ हो रही, जैसे ट्रिगर हमने दबाया तो ट्रिगर ने गोली को दबाया, गोली को धक्का लगा तो गोली ने धक्का बंदूक पे मारा। अब कोई तीसरा व्यक्ति उसमें हावी ना हो, जैसे हमारा हाथ हावी हो जाता है, अगर हमारा हाथ हावी ना हो उसको साधने में बंदूक को, तो बंदूक झटके से पीछे आएगी। तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति हावी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो मोमेंटम पहले भी पूरे सिस्टम का जीरो था, मोमेंटम बाद भी पूरे सिस्टम का जीरो ही आ रहा है। अर्थात मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन एनी सिस्टम। जब किसी भी सिस्टम में कोई बाहरी बल का अभाव है, कोई बाहरी बल नहीं है, तो मोमेंटम बार बार जीरो आ रहा है, और बार बार मोमेंटम जीरो, मोमेंटम टोटल मोमेंटम जीरो ही आएगा। ये है संवेग संरक्षण। और संवेग संरक्षण किसी भी तरह के टक्कर में संभव है, किसी भी तरह के टक्कर में संवेग संरक्षण संभव है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो, चाहे नॉन इलास्टिक यानी इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो। उसकी भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, गोली चली गई आगे, बंदूक को धक्का लगा पीछे, तो बंदूक पीछे आती भी है और बंदूक में पीछे धक्का भी लगता है। तो जो धक्का लगता है उसे कहा जाता है प्रणोद बल। क्या बोला जाता है, प्रणोद बल। प्रणोद बल का मतलब समझ गए आप, बंदूक चलने पे, गोली चलने पे जो धक्का पीछे लगता है उसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और बंदूक जिस वेग से पीछे आती है उसे प्रतिक्षेप कहते हैं, रिक्वाइल इंग्लिश में बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी काम करेगी, प्रतिक्षेप कहते हैं। यानी अगर आपको इनमें से कुछ भी निकालना हो तो आप संवेग, जब टक्कर हो रही हो तो उस स्थिति में हम संवेग संरक्षण सिद्धांत लगा सकते हैं कि पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग। कब, जब कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, यानी जब दोनों का संवेग संरक्षित है, तो पहले पूरे सिस्टम का संवेग बराबर बाद में पूरे सिस्टम का संवेग। तो ये संवेग संरक्षण से एक तो प्रणोद बल, प्रणोद बल बस वही है जितना बंदूक गोली को धक्का मारती है वो निकाल लो, उसके उल्टे दिशा में उतना ही प्रणोद होता है। स्पीड जो जिससे लगेगा तो प्रणोद फोर्स बराबर m/v लगा दो। m अगर हमें पता हो बंदूक का तो स्पीड हमें पता चल जाएगी कितनी है, ठीक है ना। तो रिक्वाइल और प्रतिक्षेप कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे चलेंगे।
मान लो कोई मशीन गन टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अगर कोई मशीन गन टी टाइम में m ग्राम की n गोलियां v वेग से दागती है, m किलोग्राम की गोलियां, और टाइमिंग क्या है t। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए मशीन गन पर कितना प्रणोद बल काम कर रहा है। तो मशीन गन पर चाहे प्रणोद बल निकाल लो, चाहे आप ये निकाल लो कि गोलियों पर कितना बल लग रहा है। तो गोलियों पर कितना बल लगेगा, टोटल गोलियां कितनी हैं 1 सेकेंड में या टी टाइम में जो भी गोलियां निकल रही हैं वो कितनी निकल रही हैं, n गोलियां, और एक गोली का मॉस m है तो टोटल मॉस mn हो जाएगा, टोटल मोमेंटम v हो जाएगा, टाइम से भाग लगा देंगे तो फोर्स हो जाएगा, F बराबर mnv/t। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ये फार्मूला काम करेगा। इतना फोर्स से बंदूक गोलियों को आगे दागती है, इसका मतलब मशीन गन पर भी इतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगता है। अब इतना फोर्स पीछे की तरफ लगता है, बात समझ रहे हो, लेकिन ये फोर्स कितनी स्पीड क्रिएट करेगा, कितना एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि मशीन गन कितनी वजन बनाई गई है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बराबर तो है, ठीक है, लेकिन अगर हम मॉस बढ़ा देंगे तो स्पीड घट जाएगी। साइकिल वाला केस, मॉस बढ़ा देंगे तो स्पीड घट जाएगी। तो मॉस ज़्यादा बंदूक का कर दो तो पीछे धक्का धीरे से लगता है, धक्का तो लगता है लेकिन स्पीड से पीछे धीरे आती है, धीरे स्पीड से पीछे आएगी। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी में एक बात समझ लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो अगर कोई ट्रक है और उस ट्रक की पूरी पावर फिट बांध दी जाए, उस पावर में कोई समस्या ना हो, उस पावर को एकदम फिट बांध दिया जाए, तो ऐसी दशा में उसमें कहीं एक छेद है और उस छेद से मतलब बालू भरी है ट्रक में, और छेद है, बालू नीचे गिर रही है। कौन सी राशि संरक्षित होगी? पावर नहीं बढ़ाई जा रही ना घटाई जा रही है। अब आप समझो, जैसे जैसे बालू कम होगी वैसे वैसे ट्रक की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ट्रक की स्पीड बढ़ जाएगी तो m/v तो फिक्स हो रहा है। अगर ट्रक की स्पीड बढ़ जाएगी तो m/v तो फिक्स हो रहा है। तो इसका मतलब मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग देयर। रॉकेट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। रॉकेट से जब गैस निकलती है पीछे तो उसका मास घटता जाता है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। बंदूक की गोली किस सिद्धांत पर दगती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दगती है। कोई गोला अचानक फट जाए, कौन सी राशि संरक्षित होगी? अचानक फट जाए मतलब आप एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसी दशा में उसका मोमेंटम संरक्षित रहेगा। यानी जो गोले का पहले संवेग है वो फूटने के बाद भी संवेग वही होगा। तो ऐसी घटनाओं पर आधारित सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कुछ और बातें जानने का वक्त है, चूँकि उन बातों को जाने बिना हम काम नहीं कर। जैसे न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस में कई बार हम देखेंगे कि कई डोरियां बनी हुई हैं और उन डोरियों पे जो है अलग अलग तनाव क्रिएट हो रहा है और तमाम सारी बातें। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे काम करता है, ये बात हमने आपको पीछे भी सिखाई थी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन केवल तब काम करता है जब रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा हो। अगर रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं कर रहा है तो हम रिजल्टेंट फोर्स पहले निकालेंगे, उसके बाद F बराबर ma लगाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसा है, यहाँ पर फोर्स F से इस डिब्बे को हम खींच रहे हैं, इसका मास m1 है, और फिर एक ये डिब्बा बंधा हुआ है, इसका मास m2 है, रस्सी से बंधा है, और फिर ये एक डिब्बा है, इसका मास m3 है और यह भी रस्सी से बंधा है, और यहाँ F बल लगाकर इसको आगे खींचा जा रहा है। अब आप सिंपल सी बात है, अब F बराबर ma इसमें हम लगा तो लें, लेकिन हम पहले तो ये देखेंगे कि कितना कितना फोर्स इसमें काम कर रहा है।
किस पर्टिकुलर पिंड पर कितना बल काम कर रहा है। जब तक हम ये चीज़ नहीं जानेंगे तब तक हम किसी पिंड के लिए F बराबर ma का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब ये है कि जैसे इसको आपने F4 से खींचा तो सबसे पहले तो ये डोरी तनेगी। अब जरा इस डोरी के तनने की प्रक्रिया पर विचार करिए। इस पिंड के लिए डोरी का कहना कुछ और है, इस पिंड के लिए डोरी का कहना कुछ और है। इस पिंड के लिए डोरी का कहना यह है कि अगर ये आगे जाती तो डोरी तनाव पैदा करती है, और ऐसा नेचर में या हम लोग अपनी ह्यूमन लाइफ में ऐसा समझ लें कि डोरी रोकने की कोशिश करती है इस पिंड को। तब तक कोशिश करती है जब तक वो हार नहीं जाती है, और डोरी अगर कमज़ोर है तो टूट भी जाएगी, लेकिन अगर मजबूत है तो टूटेगी नहीं, लेकिन पहले तनेगी। मतलब क्या है, इस डोरी में पैदा हुआ तनाव इस फोर्स की उल्टी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर इसी डोरी में पैदा हुआ तनाव, इसके लिए बात करें तो इसको ले जाने का काम करेगा। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि जब ये डोरी तनेगी तो तनने के कारण ही ये चलेगी, लेकिन अगर तनेगी तो ये इस तनने के कारण इस पर विरोध पैदा होगा। तो अगर इस पर हम नेट फोर्स देखें तो इस पर नेट फोर्स क्या है, F माइनस T1। अब लगाएंगे M1A। इस पर आइए, अब T1 आगे बढ़ा तो जब यहाँ पर हमने देखा कि इस M2 और M3 मॉस की बात होने लगी और T1 आगे जा रहा है, तो फिर ये भी डोरी तनेगी और एक नया टेंशन क्रिएट होगा। वो टेंशन इसका विरोध करेगा, लेकिन उसी टेंशन के कारण ये वस्तु आगे चलेगी। तो T2 बराबर क्या होगा, M3A होगा। और M2 वाले बॉडी पर अगर हम देखें तो T1 आगे है, T2 पीछे है। T1 माइनस T2 बराबर M2A। अलग अलग हम सभी पिंडों पर देखते हैं कि किस पिंड पर कितना बल काम कर रहा है, तभी हम ma जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है FBD, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। किसी पिंड का मुक्त पिंड आरेख। मुक्त पिंड आरेख का मतलब पिंड को पूरे सिस्टम से अलग करके उस पिंड पर लगने वाले बलों की विवेचना करना, उसे कहा जाता है मुक्त पिंड आरेख। दूसरी चीज़, आप ध्यान से देखिए कि कितने टेंशन क्रिएट हो रहे हैं। टोटल जितने पिंड होंगे उतने ही फोर्स होंगे। अगर एक फोर्स F है तो बाकी दो फोर्स टेंशन के रूप में T1 T2 आएंगे। ठीक है ना, T1 T2 भी तो फोर्स हैं, तो वो टेंशन के रूप में आ जाएंगे T1 T2, और इस तरह से। दूसरी चीज़, आप कल्पना करिए रेलगाड़ी की चलने की स्थिति पर। रेलगाड़ी का हर डिब्बा F बराबर ma से चलता है और हर डिब्बा बराबर स्पीड से चलता है। ऐसा कोई डिब्बा तो है नहीं जो धीरे चले, क्योंकि रेलगाड़ी के इंजन से है, तो अगर हर डिब्बे की स्पीड इंजन की स्पीड 80 है तो सभी 80 से चल रहे हैं। लेकिन हर डिब्बे पर लगने वाला बल अलग अलग है। अगर उसका मॉस अलग अलग है तो उसमें सवारी अलग अलग कंडीशन में बैठी हैं, तो हर डिब्बे का मॉस अलग, हर डिब्बे पर लगने वाला फोर्स अलग अलग है। इसको आप कभी मत भूलिएगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हम डोरियां ख़त्म कर दें, अगर इसी क्वेश्चन में हम डोरियां ख़त्म कर दें, इसी क्वेश्चन में अगर हम डोरी ख़त्म कर दें और पिंडों को चिपका दें यूं, ये M1 मॉस, M2 मॉस, M3 मॉस, F बल से इसको खींचा जाता है, तो हम कहते हैं फोर्स ऑन M3 क्या होगा, M3 पिंड पर कितना फोर्स काम करेगा। अगर हम इसमें F बराबर ma लगाएं तो इसमें हम कहेंगे F इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, या मान लो ये M है, ये 2M है, ये 3M है, दुगुना तिगुना M 2M 3M, तो इट विल बी 6M इंटू A। F बराबर 6M इंटू A, तो A बराबर F बाई 6M, A बराबर F बाई 6M।
ए बराबर F/6m होगा कि नहीं होगा। यानी अब देखो हमने फिर वही कहा आपसे कि त्वरण का मतलब ये है कि साइकिल का आगे वाला पहिया जितनी स्पीड से चलेगा पीछे वाला पहिया भी तो उतनी स्पीड से चलेगा ना। जितना उसकी स्पीड चेंज होगी उतना पीछे वाले की स्पीड चेंज होगी, क्योंकि जुड़े तो एक ही यंत्र से हैं, जुड़े तो एक ही फोर्स से हैं, लेकिन बल कम और ज़्यादा हो सकता है। अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बल का सिस्टम चेंज हो जाता है मॉस के कारण, बाकी एक्सेलरेशन वही है। तो अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि बताओ m3 पर कितना फोर्स होगा, तो m3 पर फोर्स लगाने के लिए F3 बराबर m3 इंटू ए। m3 की वैल्यू कितनी है 3m, इंटू ए का मान क्या है F/6m, 3 के 3 3 दूना 6, F/2। ठीक आधा बल यहाँ जितना लग रहा है ना उसका आधा यहाँ लग रहा है। m2 पर कोई पूछ लो, m2 पर कितना फोर्स काम कर रहा है, तो ma लगाएंगे 2m इंटू एक्सिलरेशन है F/6m, कैंसिल F/3, F/3 यहाँ लग रहा है, सबसे ज़्यादा इस पर फोर्स लग रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसलिए अगर कोई सिस्टम किसी पिंड से जुड़ा है तो त्वरण समान होगा, परंतु उन पर लगने वाले बल मॉस के कारण, उन पर लगने वाले टेंशन मॉस के कारण अलग अलग हो सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। क्या है अगली बात। अगली बात है मोशन रिलेटेड विद मोशन रिलेटेड विद मोशन रिलेटेड विद लिफ्ट, लिफ्ट से संबंधित गति। यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब देखो यार, लिफ्ट से संबंधित गति का दो ही है, एक तो लिफ्ट अपवर्ड जा रही होगी या तो, और या फिर कैसे आ रही होगी डाउनवर्ड। ठीक, अगर कोई लिफ्ट अपवर्ड जा रही, जरा कल्पना करना, आप लिफ्ट में बैठे हो, आप लिफ्ट में बैठे हुए हो, तो आपका मॉस नीचे काम करेगा, यानी भार नीचे काम करेगा, लेकिन लिफ्ट अगर ऊपर जा रही तो टेंशन ऊपर होगा। और ऐसी दशा में अगर लिफ्ट में परिणामी बल हमें निकालना हो तो T ऊपर ज़्यादा है mg कम है, तभी तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। अगर ऊपर जा रही तो ma लगेगा। यहाँ हम खाली T बराबर ma नहीं कर सकते, mg बराबर ma नहीं कर सकते, T माइनस mg बराबर ma करेंगे तो T बराबर आ जाएगा mg प्लस a। मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब जब लिफ्ट एक समान त्वरण से या त्वरण से ऊपर जाती है तो उसका तनाव बढ़ता है, उसका भार बढ़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर उठ रही है, उसका भार बढ़ेगा घटेगा, कुछ परिवर्तित नहीं होगा, बढ़ेगा। T बराबर mg प्लस a, g के साथ में एक्सीलरेशन इंक्लूड हो गया है। बात समझ में आ रही है। अब यही कंडीशन जरा नीचे वाले में सोचिए, तो mg के कारण अगर नीचे आ रहा है तो mg बड़ा होगा, टेंशन छोटा होगा, ma लगाएंगे तो अब आएगा T बराबर mg माइनस a। नीचे जाने पर लिफ्ट का भार घटता है, ऊपर जाने पर लिफ्ट का भार बढ़ता है। अच्छा, मान लीजिए, सपोज करिए कि डोरी अचानक अगर टूट जाए, अगर अचानक डोरी टूट जाए, जब कभी भी डोरी अचानक टूटेगी तो पिंड मुक्त रूप की भांति काम करेगा, फ्री बॉडी, फ्री फॉलिंग जब होती है तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा g के बराबर हो जाता है। अर्थात ऐसी दशा में a बराबर क्या हो जाएगा g। और जब लिफ्ट टूटेगी तो नीचे ही आएगी, स्वाभाविक है गुरुत्व के कारण, तो यानी अगर यहाँ g रखेंगे तो टेंशन विल बी 0। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए
तो उसका तनाव कितना होगा? 0 होगा। लेकिन ये वो दशा है जब हैविंग एक्सीलरेशन, मान लो लिफ्ट की हम उस पोजीशन की बात करें जिस पोजीशन में लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। किस वेलोसिटी से चल रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो त्वरण क्या है? 0। और अगर त्वरण 0 है तो ऐसी दशा में टेंशन हमेशा mg ही रहेगा, न भार बढ़ेगा न भार घटेगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि एक लिफ्ट एक समान वेग 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर चढ़ रही है। एक समान वेग मतलब खत्म, न भार बढ़ना है न घटना है, T बराबर mg फिक्स रहना है तब तक जब तक डोरी न टूटे। तो साथियों यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। केमिस्ट्री की क्लासेस कल से आनी शुरू हो जाएंगी। अब आप केमिस्ट्री भी, और चूँकि फॉर्म आने वाले हैं इसलिए काम तेज़ी से होगा। और इस चैप्टर को प्लीज़ घर में तैयार कर लीजिएगा। खाली कोलिजन पढ़ाना बचा है और एक्सरसाइज करनी है। छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स छोड़ने भी पड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि सिलेबस बहुत है, कवर करना पड़ेगा। TGT की अगर ये क्लासेस आपको वाकई अच्छी लग रही हैं, केवल गुणवत्ता के साथ, बाकी मेरे साथ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आई हैव नो एनी डिजिटल बोर्ड, आई हैव नो एनी ह्यूज प्लेटफॉर्म टू टीच ऑल ऑफ यू एंड नॉट आई एम टीचिंग टू यू, ओनली वी आर कंटम्पलेटिंग टू ईच अदर। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बस विचार साझा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको ऊर्जा से भर रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।